हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? सभी अच्छे? चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम लोग क्लास 12 मैथ की शुरुआत करने वाले हैं। कक्षा 12 यानी क्लास 12 गणित। क्लास 12 गणित की शुरुआत करने वाले हैं हम लोग आज। ठीक है, क्लास 12 गणित की बात करें तो क्लास 12 की गणित में हम लोग संबंध और फलन, संबंध और फलन, इसको शुरू करने वाले हैं। रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बेटा, यानी क्लास 12 गणित की एक चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है संबंध और फलन। क्लियर है? सबसे पहली चीज, यदि इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखा जाए तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है भाई हमें पूरे चैप्टर में? सबसे पहली चीज, लोग मानते हैं कि ये पूरा चैप्टर जो है बहुत ही कठिन है। क्या है भाई? बहुत ही कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसान सा चैप्टर है, आप हमारे साथ पढ़िए। ना समझ में आए तो बात करेंगे इस पे। ठीक है, पहले शांति से। हाँ, पहला लेक्चर जो होगा वो मैथ की तरह तो नहीं लगने वाला है, आपको थोड़ा सा उबाऊ टाइप का लगेगा, लेकिन मैं गारंटी ये जरूर देता हूं कि यदि आप इस लेक्चर को कंप्लीट करते हो तो कंप्लीट करने के बाद आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, सरलता से कंप्लीट होंगे। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और सरलता से कंप्लीट होंगे, इसकी गारंटी मैं जरूर देता हूं। ठीक है, संबंध और फलन, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में यदि ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहली चीज, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत 4 चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहली बात जो पढ़नी है वह है संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार, तो सबसे पहली बात सर, ये संबंध का प्रकार, संबंध के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसकी बात करनी है। संबंध के प्रकार, बात तो ठीक है सर, संबंध के प्रकार इसकी बात हम लोग करने वाले हैं, लेकिन सर सबसे पहली बात, संबंध क्या होता है? संबंध क्या होता है, किसे कहते हैं, ये क्या होता है? कह दो ये तो हम जानते ही नहीं है। तो यदि आप क्लास 11th में मैथ पढ़ा होगा, क्लास 11th में यदि आपने मैथ पढ़ा होगा तो क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है समुच्चय। समुच्चय, ठीक है। यदि इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा तो इस चैप्टर के अंदर आपने संबंध और फलन दोनों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की होगी। यदि कह दो नहीं सर, हम तो 11th मजा लेने गए थे ना, एकदम मस्त एंजॉय करके आए हैं और एकदम ये सोच के आए हैं कि क्लास 12th में अब झंडा गाड़ देंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एकदम परेशान नहीं होना। यदि आपने क्लास 11th नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होने दूंगा जो कि आपको ये लगे कि अरे यार काश मैं पढ़ लिया होता। ठीक है, यदि नहीं पढ़ा है तो टेंशन नहीं है। जितनी हमारे आवश्यकता की चीजें हैं, जितनी मुझे आवश्यक है क्लास 12th की मैथ को समझाने के लिए आपको, उतनी बात मैं करूंगा। ठीक है, बस कंडीशन इतनी है कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कंडीशन केवल इतनी है कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप पूरा लेक्चर कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट पूरा लेक्चर देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट पूरा लेक्चर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। संबंध के प्रकार, पहला टॉपिक हमें यह पढ़ना है। ठीक है, अगला टॉपिक जो इसके अंदर है वह है फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फलनों के प्रकार। और दूसरी चीज, मैं ये अपने साइड से नहीं बता रहा हूं, एनसीईआरटी का सिलेबस है ये। ठीक है, एनसीईआरटी के सिलेबस में ऐसे ही क्लासिफाइड है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, इतनी बातें। इतनी बातों के बाद क्या पढ़ना है? इतनी बातों के बाद आपको पढ़ना है फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय
फलन। ठीक है, यानी आपको ये चीजें पढ़नी है, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, ये बातें आपको करनी है। अब बात ये आती है कि फलन का संयोजन क्या होता है और व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। सबसे पहली चीज, व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, इस बात को तो हम समझेंगे ही समझेंगे। और क्लास 12th के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास एक चैप्टर है जो सेकंड चैप्टर ही हमारा, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम को ही व्युत्क्रमणीय भी कहा जाता है या व्युत्क्रम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम कहा जाता है। ठीक है भाई, यानी इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, ये तो हो गए 3 टॉपिक, लेकिन चौथे टॉपिक की बात करें तो इसके साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशंस की। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होती है भाई, द्विआधारी संक्रियाएं। ठीक है, संक्रियाओं की बात करने वाले हैं हम लोग। कौन सी संक्रिया, द्विआधारी संक्रियाएं। ठीक है, संक्रियाएं हम लोग इसकी बात भी करेंगे। क्लियर है, यानी चैप्टर का ओवरव्यू कुछ इस प्रकार से है, जिसके अंदर हम लोग 4 चीजें बात करने वाली हैं। एक संबंध के प्रकार, एक फलन के प्रकार, तीसरा हमारे पास है फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन का मतलब यही है कि प्रतिलोम फलन की बात कर रहे हैं, व्युत्क्रम फलन की बात कर रहे हैं। व्युत्क्रम फलन के बाद आखिरी टॉपिक जो हमारे पास है वह बाइनरी ऑपरेशंस या द्विआधारी संक्रियाएं। इतनी चीजें पढ़नी है। ठीक है, इतनी बात हमें करनी है। अब बात ये आती है कि सर सबसे पहली बात ये बताइए कि संबंध क्या होता है, संबंध क्या होता है। ठीक है, संबंध किसे कहते हैं। ठीक है, संबंध ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, आप इससे परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, संबंध ऐसे भी लिखा जाता है और संबंध ऐसे भी लिखा जाता है। कह दो सर ये वाला सही है या ये वाला सही है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। अब दोनों सही है, कभी इन द केस मिलेंगे तो उसमें बात करेंगे। फिलहाल मैथ की बात कर रहे हैं तो मैथ की बात करते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में बात ये आती है कि संबंध कहते किसे हैं। ठीक है, यदि संबंध की बात करें तो संबंध फंक्शंस के बीच करना, मतलब कि एक सेट क्या होता है भाई, समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय यानी संग्रह, समुच्चय यानी संग्रह की बात हो रही है। किसके संग्रह की बात हो रही है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे डाटा हो सकते हैं, ऐसी इकाइयां हो सकती हैं जिनके बीच कुछ संबंध हो। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपका आपके घर वालों के साथ संबंध, जैसे आपका आपके मम्मी के साथ संबंध होगा, आपके पापा के साथ संबंध होगा। अब जनरली समझिए, संबंध किसी के बीच किसी का भी हो सकता है। संबंध यदि रिलेशन की बात करें, संबंध की बात करें, संबंध किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे कि एक मां का पुत्र के साथ संबंध, ठीक है, एक मां का पुत्र के साथ संबंध, एक पुत्र का पिता के साथ संबंध, ये दोनों सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इस संबंध की बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यदि बात की जाए कि इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, संबंध क्या होता है, संबंध की परिभाषा की बात करें तो ये संबंध एक प्रकार की फंक्शंस वैल्यू को जनरेट कराती है, जिसमें कि दो समुच्चयों के बीच संबंध स्थापित होता है। अब पहली बात कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय पहले समझ लीजिए, फिर उसमें बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, यदि समुच्चय की बात करें तो समुच्चय एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। ठीक है, सुपरिभाषित अवयवों का संबंध, समुच्चय अवयवों का समुच्चय होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यदि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक सेट बनाया, हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया, हम अपने गांव के अंदर, ठीक है, एक छोटा सा ग्रुप बना रहे हैं। उस छोटे ग्रुप में कंडीशन है, ठीक है, कि इसमें केवल वही बच्चा रखा जाएगा जो क्लास 5th में पढ़ रहा होगा।
ठीक है। इस ग्रुप के अंदर एक कंडीशन है कि ऐसा बच्चा रखा जाएगा जो क्लास 5वीं में पढ़ रहा है, क्लास 6वीं का बच्चा आएगा तो इस ग्रुप में नहीं रखा जाएगा। तो यानी एक संग्रह हमने बनाई, किसकी? वह संग्रह किसकी है? वह संग्रह है कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले बच्चों की, ठीक है। या फिर हमने एक संग्रह बनाई कि हम केवल उन बच्चों की बात करेंगे जो केवल और केवल 2006 में पैदा हुए हों, यानी जिनका जन्म 2006 में हुआ हो, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। 2007 में कोई पैदा हुआ नहीं बात करेंगे, 2008 में पैदा हुआ नहीं बात करेंगे हम, ठीक है। मतलब उसको एकत्रित नहीं करेंगे, हमें केवल उनको एकत्रित करना है जो कि 2006 में पैदा हुए, या हम केवल उनकी बात करेंगे जिनका जो 5वीं क्लास में है। इनका जो कॉम्बिनेशन तैयार हुआ, जिनका जो संग्रह तैयार हुआ, उसे हम समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय कहते हैं, उसे एक सेट कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में सेट कहते हैं इसे। समुच्चय समझ में आ गया, ठीक है। जैसे अब बात करें हम लोग, जैसे कि बात करें हम लोग कि मान लीजिए समुच्चय यानी एक सेट है, एक संग्रह है कुछ एलिमेंट्स का, एलिमेंट 1 2 3 4 5 ये है, ठीक है। एक और सेट है सेट बी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये भी एक सेट है। अब इन दोनों के बीच रिलेशन है, कैसा रिलेशन? किसी भी प्रकार का रिलेशन हो सकता है, संबंध किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब यदि मान लीजिए एक सेट ए लिखा हुआ है, ठीक है, सेट ए है 1 2 3 4 5 यही वाला सेट है, ठीक है। और एक सेट बी है, एक सेट बी है 1 2 3 4 5 एंड 6। इन दोनों के बीच संबंध है, एक संबंध आर है। संबंध आर किस प्रकार का है भाई? संबंध आर किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब ये जो सेट ए है, यदि ये एक्स है और ये वाई है, तो वाई में एक्स का क्या संबंध हो सकता है? वाई का एक्स में क्या संबंध हो सकता है? ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कह सकते हैं जैसे मान लो कि ए के साथ संबंधित है, ए के साथ संबंधित है, मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ संबंधित है। 2 का 2 के साथ संबंध है, 2 का 3 के साथ संबंध है, 2 का 4 के साथ संबंध है, ठीक है, मतलब कि 4 का 4 के साथ संबंध है, और 5 का 5 के साथ संबंध है। 6 का संबंध किसी के साथ नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x, ये जो सेट ए है उसके एलिमेंट x कहलाते हैं। तो y का x के साथ क्या संबंध है? x बराबर y, x बराबर y, ये कह सकते हैं। या एक सेट हम और बनाते हैं, एक सेट ए है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, और एक सेट बी है जिसमें संबंध है 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। अब यहां पे संबंध है 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, सॉरी हाँ 4 का 5 के साथ। अब इस केस में यदि आप इसे x मानते हो तो इसे y मानते हो, तो y का x के साथ क्या संबंध है? y का x के साथ संबंध है x प्लस 1 का, मतलब x के सभी एलिमेंट y के साथ जो रिलेशन दिखा रहे हैं वह अपने से एक ज्यादा है। तो x की वैल्यू से एक ज्यादा है ना, देखो 1 और 2, 2 का 3 के साथ, मतलब अपने से एक ज्यादा है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये संबंध होता है, ठीक है। इसे हम संबंध कहते हैं। यदि बात यह आती है कि सर इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, गणितीय विधि द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? यदि गणितीय विधि द्वारा इसके प्रदर्शन की बात की जाए तो इसे लिखा जाता है। गणितीय विधि द्वारा यदि इसे प्रदर्शन की बात की जाए तो इसे इस प्रकार से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? आर सच दैट ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए संबंधित है बी से। ए सच दैट, ये जो सच दैट लिखा हुआ है सच दैट, ठीक है, इसका मतलब होता है इस प्रकार। इस प्रकार क्या मतलब होता है भाई? इस प्रकार, मतलब आर एक रिलेशन है जो ए और बी को इस प्रकार परिभाषित करता है। आर एक संबंध है जो ए और बी को इस प्रकार से परिभाषित करता है। यदि आर के संबंध की बात करें तो इसमें आर के संबंध की बात करें तो यदि आर का संबंध जो होगा वो उसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई का फॉर्मेट होता है। जैसा कि अभी अभी आप इसको देखो तो इसमें एक्स, जैसे ये एक्स और ये वाई है, तो यदि आप इसका रिलेशन इसके साथ दिखा रहे हो तो इसका रिलेशन आप जब लिखोगे मैथमेटिकली तो ऐसे लिखोगे, 1 का 1 के साथ संबंध,
2 का 2 के साथ संबंध, 3 का 3 के साथ संबंध, 4 का 4 के साथ संबंध। ये ऐसे लिखोगे, ठीक है। यदि आप दूसरा देखो तो यदि यहां पे देखने की बात आए तो जब इसके लिए आप बनाओगे तो क्या बन के आएगा, यदि इसके लिए रिलेशन की बात करें तो क्या बन के आएगा, R इज इक्वल टू 1 का 2 के साथ संबंध, 2 का 3 के साथ संबंध, 3 का 4 के साथ संबंध, 4 का 5 के साथ संबंध, 5 का 6 के साथ संबंध। ऐसा ही चलेगा ना भाई, ठीक है। ऐसा ही संबंध डिफाइंड होगा, ठीक है, ऐसे ही परिभाषित होगा। अब ऐसे ये जो परिभाषित हुआ, ठीक है, इसे ये जो रिलेशन आपने लिखा, इस रिलेशन को रोस्टर विधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रोस्टर विधि, ठीक है। क्या कहा जाता है, रोस्टर विधि, ठीक है। ये जो रोस्टर विधि है इसे और एक तरीके से परिभाषित किया जा सकता है या मैथमेटिकली लिखा जा सकता है। कहते सर कैसे लिखेंगे इसे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आपने ये जो रिलेशन लिखा वो एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखा ना, यानी कि आप देखो ध्यान से इसको, तो ये जो पहला एलिमेंट है वो एक्स वाले सेट से लेके आए थे और दूसरा एलिमेंट जो है वो वाई वाले सेट से लेके आए थे। यही फॉर्मेट था ना, एक्स और वाई का फॉर्मेट, ठीक है। अब यहां पर इसे समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। इसका जो दूसरी विधि है जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हम बताने वाले हैं उसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि। यदि समुच्चय निर्माण विधि की बात की जाए तो समुच्चय निर्माण विधि में इसे लिखा कैसे जाता है, R इज इक्वल टू ब्रैकेट में x कॉमा वाई सच दैट, यानी x कॉमा इस प्रकार है, किस प्रकार से भाई, y इज इक्वल टू x प्लस 1, मतलब x और y में तो यही तो संबंध है कि y जो है वो x प्लस 1 के बराबर है। यही बात देखो यहां पे ध्यान से, यही बात बोली गई ना, यही बात तो बोली गई कि जो x है और y है इन दोनों के बीच संबंध क्या है। यहां वाले फंक्शन में क्या दिखा था, एकदम एज इट इज, यानी x बराबर y, लेकिन यहां वाले फंक्शन में क्या दिखा था, x y का x प्लस 1 है, क्योंकि रिलेशन दिखेगा ना, ये संबंध दिखेगा। आई बात समझ में। अब यदि ये बात समझ में आ गई तो अब इस केस में R इज इक्वल टू एक्स और y के फॉर्मेट में लिखा हुआ है और ये इस प्रकार लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, जहां x बिलोंग टू सेट A एंड y बिलोंग टू सेट B। क्योंकि आपको पता है x कहां से आ रहा है, सेट A से, और y कहां से आ रहा है, सेट B से। कहा तो कैसे सर, यहां देखो ध्यान से, ये सेट A से x आया ना, और y जो आया वो सेट B से आया। सेट A से जो x आ रहा है और सेट B जो है वो उससे y आ रहा है, तो x कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट A से, और y जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट B से। कहा तो सर ये जो सिंबल लिखा हुआ किसका है, बिलोंग टू का है, कि इसमें निहित है या इसमें उपस्थित है। क्लियर है। फिर इसके बाद इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। इस विधि को कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। क्लियर है, ठीक है। यहीं पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपने एक सेट बनाया था A और फिर आपने एक सेट बनाया था B। ये दो सेट थे हमारे पास, सेट A और B। सेट A की यदि बात करें तो इसमें एलिमेंट थे 1 2 3 4 5। सेट B की बात करें तो उसमें एलिमेंट था 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, जिसका रिलेशन कैसा था, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, ठीक है। अब इस केस में 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से। अब इसमें कुछ बातें जाननी है आपको, ठीक है, कि किसका रिलेशन किसके साथ है। यदि कोई एलिमेंट, जैसे इस सेट में कोई एलिमेंट इसके साथ रिलेशन बना रहा है, जिन जिन एलिमेंट ने रिलेशन बना रखा है, जिन जिन ने संबंध स्थापित कर रखा है। अब इसमें तीन चीजें आपको जाननी होती है। पहला प्रांत, ठीक है, दूसरा सहप्रांत, सहप्रांत, पहला तो प्रांत, दूसरा सहप्रांत और तीसरा परिसर। तीसरा क्या बनाना होता है, परिसर, ठीक है। प्रांत, सहप्रांत और परिसर।
यदि प्रांत की बात करें तो आपको सेट ए के वे एलिमेंट लिखने हैं। प्रांत की बात करें तो आपको सेट ए के वे एलिमेंट लिखने हैं जिन्होंने संबंध स्थापित कर रखे हैं एलिमेंट सेट बी के एलिमेंटों के साथ, कम से कम एक। ठीक है, 1 2 3 4 यही एलिमेंट है। सेट ए के केवल 1 2 3 4 5 वाले में से केवल 1 2 3 4 वाले एलिमेंटों ने सेट बी के एलिमेंटों के साथ संबंध स्थापित किया है, 5 ने कोई संबंध स्थापित नहीं किया है। तो प्रांत के अंदर केवल वो एलिमेंट लिखेंगे सेट ए के, जो सेट ए के वे एलिमेंट जो सेट बी के साथ संबंध स्थापित किए हुए हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलो, नहीं दिक्कत तो सप्रांत की बात करते हैं। सप्रांत में हमेशा सेट बी के सभी एलिमेंट होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा समुच्चय बी, समुच्चय बी, पूरा का पूरा समुच्चय बी लिखा जाता है यहां पर। समुच्चय, पूरा समुच्चय बी। ठीक है, पूरा का पूरा समुच्चय बी किसमें? सप्रांत के अंतर्गत। क्लियर है? सप्रांत के अंतर्गत पूरा का पूरा एलिमेंट लिखा जाता है। अब बात ही आती है कि परिसर, परिसर किसे कहते हैं या कैसे डिफाइंड होगा। ठीक है, यदि परिसर की बात करें हम लोग, ठीक है, तो परिसर की बात की जाए तो परिसर में सबसे पहली चीज आप समझो कि आपने दो सेट बना रखा है, सेट ए और सेट बी। सेट बी के वे एलिमेंट जो संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है, सेट बी के वे एलिमेंट जिन्होंने संबंध बना रखे हैं, सेट बी के केवल वे एलिमेंट जिन्होंने संबंध बना रखे, जिसमें से इस 1 ने नहीं बना रखे, इस 6 ने बना रखे, केवल 2 3 4 और 5 ने बना रखे हैं। तो इसका जो परिसर होगा वह 2 3 4 और 5 होगा। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद है इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। क्या क्या भाई? कि संबंध क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, उसके बाद प्रांत क्या होता है, सप्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। इसके साथ साथ आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी कि रोस्टर विधि क्या होती है और समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है और इनको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है भाई, यदि इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ें क्या? यदि इतनी बातें क्लियर हैं तो आगे बढ़ें क्या? यदि इतनी बात आपको समझ में आ गई तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे संबंधों के प्रकार, जो हमारे सिलेबस का मेन हिस्सा है। ठीक है, संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार। ठीक है, संबंध तो कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन संबंध तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मम्मी का लड़के के साथ, ठीक है, माता का पुत्र के साथ, पिता का पुत्र के साथ, पुत्र का मतलब एक भाई का बहन के साथ, ऐसे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है, जो संबंध पढ़ने हैं हमें, ठीक है, वह केवल सेल्फ के साथ पढ़ने हैं, खुद के साथ पढ़ने हैं, खुद का खुद के साथ संबंध। ठीक है, खुद का खुद के साथ संबंध पढ़ना है। जैसे आप सेट ए लेके आए हो तो सेट ए का ए के साथ क्या संबंध है, यानी एक समुच्चय ए है तो समुच्चय ए का ए के साथ क्या संबंध है, ये पढ़ना है हमें। ठीक है, इसे, इस संबंध को ही हमें इस यहां पर पढ़ने हैं, इसके अलावा कोई संबंध हमें नहीं पढ़ने हैं। मतलब सेट ए का सेट बी के साथ कोई संबंध नहीं पढ़ना है, हमें सेल्फ के साथ रिलेशन को पढ़ना है। ठीक है, और इसके आधार पे यदि संबंधों की बात करें तो इसके आधार पे संबंध 3 प्रकार के होते हैं। एक स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, ठीक है, स्वतुल्य संबंध, ठीक है, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है कि यदि तीनों की बात कर लेते पहले, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, स्वतुल्य, ठीक है, सम्मित और संक्रामक, स्वतुल्य, सम्मित, सम्मित और संक्रामक, ये 3 प्रकार के संबंध हमें पढ़ने हैं। स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, ये 3 प्रकार के रिलेशन आपको पढ़ने हैं। अब बात ही आता है कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है या रिफ्लेक्सिव
रिलेशन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं, या स्वतुल्य संबंध क्या होता है। यदि स्वतुल्य संबंध की बात करें तो सबसे पहली चीज समझिए, यदि एक सेट ए है, एक सेट ए और दूसरा सेट आपने बी रखा है, दूसरा सेट बी रखा है, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। सेट ए के अंदर 2-3 एलिमेंट है या 4 एलिमेंट है, या जितने भी एलिमेंट रखिए कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 7 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी एलिमेंट है कोई परेशानी उसमें नहीं है। बस कंडीशन ये है कि सेट ए के जो भी एलिमेंट है सेट बी, क्योंकि दोनों एक जैसे सेट है, दोनों के बीच रिलेशन की बात होनी है। अब यदि कहो कि नहीं सर दूसरा सेट बी तो हम रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि संबंध ए का ए के साथ है, तो रख दीजिए वही सेट दो वापस रख दीजिए 1 2 3 4, और इन दोनों में एक रिलेशन डिफाइंड होता है आर। ए का ए के साथ संबंध, 2 का 2 के साथ संबंध, 3 का 3 के साथ संबंध, 4 का 4 के साथ संबंध, ठीक है। 1 का 1 के साथ संबंध, 2 का 2 के साथ संबंध, 3 का 3 के साथ संबंध और 4 का 4 के संबंध, ठीक है। अब इस केस में इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि इन द केस ऐसा रिलेशन है तो ठीक है, यदि इसके अलावा अब ऐसा हो जाए कि 1 का 2 के साथ भी संबंध हो जाए, 2 का 3 के साथ भी संबंध हो जाए, 3 का 4 के साथ भी संबंध हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बस कंडीशन इतनी है कि 1 का 1 के साथ संबंध, 1 का 2 के साथ संबंध, 1 का 1 के साथ संबंध, 1 का 2 के साथ संबंध, 1 का 3 के साथ संबंध होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है, होने दो। बस कंडीशन इतनी है कि उस एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन है या नहीं है। 1 का 1 के साथ संबंध, 2 का 2 के साथ संबंध, 3 का 3 के साथ संबंध, 4 का 4 के साथ संबंध होना चाहिए। यदि इसके अलावा किसी का किसी के साथ संबंध है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? कह दो सर ये क्या ही बात कर रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। यदि समझ में नहीं आ रहा तो परेशान नहीं हो, ठीक है, लास्ट तक वीडियो में बने रहो, समझ में आएगा, पूरा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा एक लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपका एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छे से निकलेगा, ठीक है, इसकी गारंटी जरूर है। अब ये रिलेशन आया, ये संबंध हम लोगों ने कहा, यदि इसको गणितीय रूप में लिखना चाहें, ठीक है, इसको गणितीय रूप में लिखना चाहे, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं? इसका गणितीय रूप कैसे परिभाषित होगा? सेट ए को ए के साथ संबंधित कर रहे हो, सेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, सेट ए के ए के साथ जो रिलेशन है वो आर कहलाता है। उसके सभी एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट, सेट ए के सभी एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट के साथ संबंध दिखाने चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, ए का एक के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 के 4 के साथ। यदि इन द केस यहां 5 भी हुआ और 5 का संबंध नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वह स्वतुल्य नहीं होगा, तो वह स्वतुल्य नहीं होगा। यदि 5 का संबंध नहीं दिख रहा है, 5 यहां नहीं दिख रहा है, 5 का 5 के साथ संबंध नहीं दिख रहा है, तो वह स्वतुल्य नहीं होगा। स्वतुल्य होने के लिए सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट ए के सभी एलिमेंटों के साथ संबंध दिखाई देना चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, यदि इतनी बात समझ में आ गई तो अब आगे समझिए थोड़ा ध्यान से। यदि इसकी गणितीय रूप की बात करें, इसका गणितीय रूप जो होगा वो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। कैसे? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एलिमेंट, प्रत्येक तत्व के लिए, प्रत्येक तत्व के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट, इसका मतलब है प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट, प्रत्येक अवयव के लिए, ठीक है, प्रत्येक अवयव के लिए ये आवश्यक है, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट, प्रत्येक अवयव के लिए आवश्यक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? प्रत्येक अवयव के लिए आवश्यक है, ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? क्या होना चाहिए?
ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए के सभी एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए। ठीक है, सेट ए के सभी एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें तो इसका जो रोस्टर रूप बनाओगे, 1 का 1 के साथ संबंध, 1 का 2 के साथ संबंध, 1 का 3 के साथ संबंध, यदि ऐसा है तो 1 2 का 2 के साथ संबंध या 2 का 1 के साथ संबंध, ऐसा है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन इतनी है कि इसके रोस्टर रूप में आपको ये दिखाई देना चाहिए कि 1 का 1 के साथ संबंध है कि नहीं है, 2 का 2 के साथ संबंध है या नहीं है, 3 का 3 के साथ संबंध है या नहीं है, 3 का 4 के साथ संबंध है या सॉरी बाय मिस्टेक 4 का 4 के साथ संबंध है या नहीं है, क्योंकि 4 एलिमेंट हम लेके रखे थे तो 4 एलिमेंट की बात हम कर लिए। ठीक है, 1 का 1 के साथ संबंध, 2 का 2 के साथ संबंध, 3 का 3 के साथ संबंध, 4 का 4 के साथ संबंध दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यदि दिख रहा है तो वह सतुल्य होगा। इसके अलावा कुछ भी दिखे, इसके अलावा 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ दिखे। यदि इतना दिख रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध। क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। ठीक है, क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध। यदि नहीं दिख रहा है, यदि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन दिखनी चाहिए। ठीक है, ये आवश्यक है, ये वाली लाइन दिखनी चाहिए भाई, ये आवश्यक है। यदि ये वाली लाइन नहीं दिख रही है तो उस केस में दिक्कत है, फिर उसे स्वतुल्य संबंध नहीं कहा जाएगा। स्वतुल्य होने के लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। क्लियर है? क्या तो नहीं सर अभी भी मजा नहीं आ रहा, बस 2 मिनट रुको। ठीक है, अभी जैसे ही दोनों और पढ़ा लेंगे उसके बाद एग्जाम्पल कराएंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो पहले आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जब दोनों के एग्जाम्पल कराएंगे तो एकदम आराम से समझ में आएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। अब यदि अगले रिलेशन की बात करें तो अगला रिलेशन जो हमारे पास है वह है सम्मित संबंध। ठीक है, क्या है? सम्मित संबंध। ठीक है, यानी सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित संबंध क्या होता है भाई? सम्मित संबंध। अब बात यह आती है कि सम्मित संबंध क्या होता है या किसे कहते हैं। तो मान लीजिए एग्जांपल मानते हैं कि एक सेट लेते हैं हम। ठीक है, एक सेट ए है। ठीक है, इसी का दूसरा प्रतिबिंब, दूसरा सेट भी ए है। इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है। ठीक है, 3 एलिमेंट है। ठीक है, अब एक कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन यदि ये है कि यदि 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से है, यदि 1 का संबंध 2 से है, ठीक है, यदि 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से है, ठीक है, यदि आपके पास कोई एलिमेंट मिला, ठीक है, मतलब कोई संबंध मिला, यदि 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से होना चाहिए। बस इतना ही कंडीशन है कि 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से होना चाहिए। कह दो मतलब बताइए सर। मतलब यह है कि यदि मान लीजिए सपोज करते हैं, इफ आपको एक रिलेशन मिला 1,2 एक संबंध मिला बिलोंग्स टू आर, यानी इनका जो संबंध था उस संबंध में मिला वह 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो उसी में, तो उस केस में आपको 2,1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, मतलब यदि 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। जैसा कि अभी भी बताया कि 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से भी होना चाहिए। क्या तो ठीक है सर, एक और बताइए एग्जांपल, ऐसे कैसे समझ में आएगा? ठीक है, एक और समझो भैया, थोड़ा समझो ध्यान से। ठीक है, अब मान लो कि सपोज करते हैं यदि 1 का संबंध 3 से है,
यानी एक संबंधित है 3 से, बिलोंग्स टू आर, तो 3 भी एक से संबंधित होना चाहिए, ये रिलेशन भी दिखाई देना चाहिए। एक का संबंध 3 से है तो 3 का संबंध 1 से होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उस अवस्था में हम कहेंगे कि ये सम्मित संबंध है। कैसा है? सम्मित है। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं, यदि a, b बिलोंग्स टू आर, यदि a, b बिलोंग्स टू आर, तो b, a बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यदि a और b r में बिलोंग कर रहा है तो b, a भी r में बिलोंग करना चाहिए। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? यदि a, b बिलोंग्स टू r तो b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है, पर कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें। ठीक है, एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करें तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये रखा हुआ है। ठीक है, एक सेट ए है, ठीक है, जो इस प्रकार से परिभाषित है, आर इज सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए से संबंधित है। क्योंकि जैसा हम लोग को पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ते वक्त इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि इस बात का ध्यान आपको देना है कि जो भी सेट आप लेंगे उस सेट में उसी सेट का संबंध दिखाई देना चाहिए। ठीक है, समान प्रकार के संबंधों का, एक ही प्रकार के सेट का खुद से संबंध देखना है। ठीक है, यदि खुद से संबंध देखना है तो उस अवस्था में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले क्वेश्चन में आपको बताना क्या है भाई? आर एक सेट है जिसमें 1, 1, 1, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 3 दिया हुआ है। कह दो सर इससे क्या समझ में आता है? इससे तो कुछ समझे में नहीं आता है। तो क्वेश्चन सुनो यहां पे। अब क्वेश्चन आपका काम ये कहता है, यहां पर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि आप इसमें डिफाइन करो, आप इसमें परिभाषित करो कि ये जो रिलेशन आर है यह स्वतुल्य है या नहीं है, स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए कंडीशन क्या है भाई? स्वतुल्य होने के लिए कंडीशन ये है कि यदि आपने एक सेट ए ले रखा है, उस सेट के अंदर यदि 2 एलिमेंट है 2 और 4, तो इसका उसी सेट के साथ संबंध दिखाई देना चाहिए। बाकी किसी के साथ दिखे कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 का 4 के साथ भी दिखे, 4 का 2 के साथ भी दिखे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन इतनी है कि 2 का 2 के साथ और 4 का 4 के साथ दिखाई देना चाहिए, ये रिलेशन दिखाई देना चाहिए। यदि ये रिलेशन दिखाई दे रहा है तो हम कह देंगे स्वतुल्य है। तो आइए भाई देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। 1 का 1 के साथ रिलेशन दिख रहा है क्या? ठीक है, क्योंकि 3 एलिमेंट है ना हमारे पास, 1, 2 और 3, तीनों का रिलेशन चाहिए। यदि इनमें से किसी एक का भी रिलेशन नहीं रहा, किसी एक का भी संबंध नहीं रहा, तो यह स्वतुल्य नहीं होगा। स्वतुल्य होने के लिए सेट के सभी एलिमेंट का संबंध स्वयं के साथ होना चाहिए। तो 1 का 1 के साथ है, बिल्कुल है। 2 का 2 के साथ है, हाँ बिल्कुल 2 का 2 के साथ भी है। 3 का 3 के साथ है क्या? दिख रहा है। 1 का 1 के साथ भी दिखा, 2 का 2 के साथ भी दिखा, 3 का 3 के साथ भी दिखा। कह दो सर बाकी एक्स्ट्रा भी तो है, छोड़ दो, टेंशन नहीं लेना है। स्वतुल्य देखते वक्त बस आपको यह देखना है कि उस सेट में जितने भी एलिमेंट थे, जितने भी अवयव थे, उस अवयव में, उस सेट के उस अवयव में हर एक अवयव का उसका संबंध उसी के साथ दिख रहा है कि नहीं, उसका संबंध उसी के साथ दिख रहा है या नहीं। यदि उसका संबंध उसी के साथ दिख रहा है तो हम कह देंगे कि यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक है भाई, क्या कह देंगे? स्वतुल्य है। ठीक है, अब दूसरे की बात कर लेते हैं कि जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है वह स्वतुल्य है या नहीं है। आओ देखो थोड़ा ध्यान से। आपके पास 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3। तो 1 का 1 से रिलेशन तो दिख ही रहा है, 1 से 1 का रिलेशन तो दिख रहा है, लेकिन 2 से 2 का रिलेशन ही नहीं है, 2 का 2 से संबंध ही नहीं दिख रहा है। तो हम कहेंगे ये स्वतुल्य
नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्लियर। तीसरा, वन का वन के साथ संबंध वही नहीं दिख रहा है, तो ये भी स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आ रही है भाई? स्वतुल्य होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि जिस सेट को आप लिए हो उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। ठीक है। और यदि पहले को देखा जाए तो खुद और वो भी हर एक एलिमेंट का, ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट का है दूसरे का नहीं है, तीसरे का है चौथे का नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का संबंध होना चाहिए। जैसे आप इस सेट के अंदर देखो तो 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो पहला रिलेशन देखा 1 का 1 के साथ संबंध, 2 का 2 के साथ संबंध, 3 का 3 के साथ संबंध दिख रहा है। यदि दिख रहा है तो हम इसे कहेंगे स्वतुल्य है। दूसरा 1 का 1 के साथ दिख रहा है लेकिन 2 का 2 के साथ दिख ही नहीं रहा है, तो दूसरा स्वतुल्य नहीं है। तीसरे में भी वही कहानी है, तो तीसरा भी स्वतुल्य नहीं है। अब स्वतुल्य यदि क्लियर हो गया तो अब अगला काम यह है कि अब हम चेक करेंगे कि सममित है या नहीं है। क्या है? सममित है या नहीं है। ठीक है। सममित होने के लिए केस क्या था? सममित होने के लिए केस क्या था भाई? यदि 1 का संबंध 2 के साथ है तो 2 का संबंध 1 के साथ होना चाहिए, और हर एक एलिमेंट के लिए आवश्यक नहीं है ना, बस इतना है कि 1 का संबंध 2 के साथ है तो 2 का संबंध 1 के साथ होना चाहिए। ये आपको सिखा रखा था ना अभी भी। ए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो y कॉमा एक्स भी बिलोंग टू आर होना चाहिए। यानी a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्लियर है? यही था ना रिलेशन, अभी हम लोग पढ़े हैं। यही रिलेशन था, तो उस केस में आइए सिद्ध करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है। याद रखिएगा पहले क्वेश्चन में यदि स्वतुल्य आप सिद्ध कर चुके हो तो फिर वो उनको देखने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनका होगा 1 का 1 के साथ है। ठीक है। तो यदि 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ हो, तो स्वतुल्य वाले को नहीं देखना है ना, टेंशन नहीं लेना है। अब आइए देखिए थोड़ा ध्यान से, 1 का 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 1 का संबंध 3 के साथ है। देखिए 3 का संबंध 1 के साथ कहीं है क्या? नहीं है। 1 का संबंध 3 के साथ है, 1 का संबंध 3 के साथ है, तो क्या 3 का संबंध 1 के साथ है क्या? नहीं है। यदि 3 का संबंध 1 के साथ नहीं है तो हम कहेंगे सममित नहीं है। ठीक है, सममित नहीं है। यहां देखिए थोड़ा ध्यान से, 1 का 1 के साथ, इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं देखना है। यहां देखिए 1 का संबंध 2 के साथ है, 1 का संबंध 2 के साथ है, तो सममित होने के लिए 2 का संबंध 1 के साथ भी होना चाहिए। दिख रहा है? 1 का संबंध 2 के साथ है, हाँ है, तो 2 का संबंध 1 के साथ भी होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो हम कहेंगे ये सममित है। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? पहली चीज बता दे कि जल्दी मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी टीचर ये फर्स्ट लेसन जिसका नाम है संबंध और फलन, इसको स्टार्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये समझ में नहीं आता। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया उस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन लगाइए, आपका एक्सरसाइज 1.1 पूरा फिनिश हो जाएगा। केवल इतना ही क्वेश्चन है कि आपको संबंध बताना है, और संबंध के आधार पे आपको बताना है कि वह स्वतुल्य है या नहीं है, वह सममित है या नहीं है, वह संक्रामक है या नहीं है। केवल इतना काम ही आपको करना है। क्लियर है? तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए ध्यान से कि 1 का संबंध 2 के साथ है, तो 2 का संबंध 1 के साथ है क्या? हाँ है। यदि 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 1 के साथ है, तो हमसे क्या कहेंगे कि ये सममित है, ये सममित है। क्लियर है? अब एक बात रह गई कि सर आपने जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन के हिसाब से सममित बता दिया और स्वतुल्य बता दिया। सर एक तो रह गया ना, संक्रामक भी सिखा देते इसी लगले। ठीक है, आइए भाई संक्रामक भी सिखा देते हैं आपको। आज कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, कल हम लोग इस वीडियो मतलब इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे।
1.1 या कुछ और भी थोड़ी बहुत चीजें बची होंगी तो उसके साथ उसी एक्सरसाइज के अंदर, मतलब उसी लेक्चर के अंदर वो एक्सरसाइज डिस्कस करने का प्लान किया जाएगा। क्लियर है? आइए समझते हैं थोड़ा। यानी दो बातें आप लोगों ने सीखी रखी है, स्वतुल्य और सम्मित, स्वतुल्य और सम्मित। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है कि वह संक्रामक है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज, संक्रामक होने के लिए कंडीशन समझिए। संक्रामक, ठीक है, संक्रामक, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यदि इसकी बात कर रहे हैं, क्या है? संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध क्या होता है? जल्दी जनरली ये समझ लीजिए आपके पास कि आपके पास जो सेट है, जो भी सेट है, ठीक है, सेट ए बी सी, हालांकि हम जिस सेट को लेते हैं उसी के साथ उसका दर्पण बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है। अब हमारे सिलेबस में वही है तो अब इस केस में संक्रामक संबंध में क्या परिभाषा बनती है? परिभाषा क्या बनती है भाई? परिभाषा की बात करें, यदि, यदि ध्यान समझिएगा, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बहुत सिंपल सी बात, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यदि ऐसा है, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, होना चाहिए। क्लियर है? पहले ध्यान समझो, यदि एक सेट है, उस सेट के 3 एलिमेंट ले लीजिए ए बी सी, यदि ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो इसे संक्रामक संबंध कहते हैं, संबंध कहते हैं, ठीक है। यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो इसे संक्रामक संबंध कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है बात? बात समझ में आ गई? अब यहां से आगे थोड़ी सी बात समझ लो पहले। यदि थोड़ी सी बात इसके आगे समझ लोगे तो समझ में आएगा कुछ। ठीक है, यदि इतनी बात समझ में आ गई तो अब थोड़ा ध्यान से समझो। यदि इन द केस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, यदि ये याद रखिएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, एक संबंध है ना, ये बिलोंग्स टू आर संबंध है, ये संबंध दे रखा है। यदि ये संबंध दे रखा है लेकिन बी का संबंध किसी से नहीं है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है लेकिन बी का संबंध किसी से नहीं है, किसी से नहीं है, क्योंकि भाई परिभाषा क्या कहता है, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी का संबंध किसी से नहीं है, आगे किसी से है ही नहीं, बी का रिलेशन ही नहीं दिख रहा है किसी से, यदि बी का रिलेशन नहीं दिख रहा है किसी से, तो इस अवस्था में किसी से का संबंध किसी से नहीं है, तो इसे संक्रामक संबंध कहते हैं, संक्रामक
संक्रामक संबंध कहते हैं, संबंध कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध कहते हैं। लेकिन लेकिन एक कंडीशन और भी है, सुन लो ध्यान से, ध्यान से सुन लो, समझ लो इस बात को। यदि ऐसा भी हुआ, यदि ये ऐसा भी हुआ कि अब इस बात को थोड़ा समझना है यहां से, ठीक है? ये लिखा हुआ है मैंने, इस बात को थोड़ा समझना ध्यान से, ठीक है? ये लिखा हुआ है यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, संबंध b का संबंध किसी से आगे है ही नहीं, मतलब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ये संबंध दिख रहा है, लेकिन b का संबंध आगे किसी से नहीं है। यदि b का संबंध आगे किसी से नहीं है तो उसे हम संक्रामक कहेंगे। क्या कहेंगे? संक्रामक कहेंगे। लेकिन लेकिन यदि एक केस और है, यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो, ठीक है? यदि a का b से रिलेशन है, वो r में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और b का c से संबंध है, वो भी r में बिलोंग कर रहा है, लेकिन हो यहां तो मत लिखिए, लेकिन लिखिए, ठीक है? इस बात को समझिएगा। लेकिन लेकिन a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, नहीं है। तो यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो, लेकिन a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर नहीं हो, तो इसे संक्रामक नहीं कहते, तो इसे संक्रामक नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं, ठीक है? ये बात याद रख लो, ये बात समझ लो, जो लिखा है वही सही है। तुम्हारी किताब में भी बहुत जगह गलत लिखा हुआ है, ठीक है? यहां पर जो लिखा है उसके लिए मैं कमिटमेंट करता हूं कि यहां पे जो लिखा है वो सही है। कई जगह किताबों में भी ये संबंध गलत लिखा हुआ है। याद रखिएगा, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इसे संक्रामक संबंध कहते हैं। लेकिन उसमें केस है कि यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का संबंध है, लेकिन b का संबंध आगे किसी से नहीं है, b का संबंध ही किसी से नहीं है, तो भी हम इसे संक्रामक कहते हैं। लेकिन यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो इसे संक्रामक नहीं कहा जाएगा, संक्रामक नहीं कहा जाएगा। क्लियर है? यदि समझ में आया, अब इधर एग्जाम्पल समझो। यही एग्जाम्पल कर रहे थे ना तुम संक्रामक के लिए, आओ समझ लेते हैं थोड़ा ध्यान से। यदि 1,1 सबको चेक करना पड़ेगा, आप चाहे तो सतुल्य वाला छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जनरली चेक तो उसको भी करना पड़ता है। मैं ट्रिक बता रहा हूं, यह तरीका है चेक करने का कि आप सतुल्य वाला चेक छोड़ सकते हैं, ठीक है? सतुल्य वाला छोड़कर भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आइए चेक करते हैं। 1,3 है, 1,3 है और 1,2 है, तो यदि इसमें से ये 1 और 3 को हटा दिया जाए तो 1,2 भी दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है? 1,3 1,3 है, 1,2 है, तो 3 और 1 को हटा दिया जाए तो 1,2 दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? जब नहीं दिख रहा है तो क्या कहेंगे कि संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। दूसरा 1,1 1,2, ठीक है? इसको छोड़ दीजिए, यहां से बात करिए। 1,2 2,1, यदि इसको हटा दिया जाए, ये 20 से हटाया जाए इसको, तो क्या मिलेगा? 1,1 मिलेगा क्या? उपस्थित है,
उपलब्ध है ना। यदि इसको यहां से हटा दिया जाए ये 2 2 का, तो 1,1 मिलेगा क्या, 1,1 मिलेगा, तो ये उपस्थित है क्या, ठीक है, उपस्थित है, तो ये संक्रामक होगा, ये संक्रामक होगा, ठीक है। 1,2 2,1, यदि इसको हटा दिया जाए तो 1,1 मिलेगा, नहीं दिख रहा है, यानी संक्रामक नहीं है। क्लियर है, ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन फर्स्ट वाले को थोड़ा सा डाउट से समझो, फर्स्ट वाला थोड़ा गौर से समझो क्या कंडीशन है। 1,1 1,3 1,2 2,2 3,3, यदि आप इसको हटा दिए, 1 3 और 1 को हटा दिए, जैसे कि आप ऐसे समझो 1,3 है 1,2 है, यदि आप इसमें 3 और 1 को हटा दिए तो 1,2 बचा, तो 1,2 मतलब 3 का संबंध आगे किसी से दिख ही नहीं रहा है। ये जो 3 है, यानी कि आपको लिखा क्या गया था, A, B बिलोंग्स टू R, बट B का संबंध ही आगे किसी से नहीं है। स्वतुल्य वाला छोड़ देना है ना, स्वतुल्य वाला छोड़ देना है, इस चीज को समझो थोड़ा ध्यान से, ये डाउट क्लियर करना, ये डाउट समझ में आ जाएगा तो पूरा चैप्टर आसानी से कर लोगे, संक्रामक में ही फंसेगा बस। अभी अभी हमने लाइन लिखी थी, जो यहां रेड कलर से लिखा था, ये वाला कहां गया भाई, ये वाली लाइन, इस लाइन को थोड़ा ध्यान समझो, इसी लाइन से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या कि 1,1 2,2 3,3 छोड़ दो, इसको छोड़ के बात करनी है। 1,3 1,2 है ना, यदि आपने ये संबंध बनाया तो ये रहा ये A और ये रहा B, ठीक है, ये रहा A और ये रहा B। अब इस केस में यदि आपने इसको हटाया तो 1,2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कहोगे, संक्रामक नहीं है। लेकिन 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 B के स्थान पे कौन है भाई, B के स्थान पे 3 है ना, क्या 3 का रिलेशन किसी और के साथ दिख ही नहीं रहा है क्या, यही तो लिखा था ना उसमें, यही तो लिखा था इसमें कि B का संबंध आगे किसी से ना मिले, किसी से ना हो। तो यहां देखो 3 का संबंध किसी से है क्या, नहीं है ना, यही बात यहां समझाने का प्रयास कर रहे थे हम कि 3 का संबंध यदि किसी से आगे नहीं है तो भी हम इसे क्या कहेंगे, तो भी हम इसे क्या कहेंगे कि ये संक्रामक है, क्या कहेंगे, संक्रामक है। बात समझ में आ गई, उम्मीद है आपको पहला लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन समझ में आया होगा, ठीक है, थोड़ा लंबा है बट समझ में आया होगा, जिससे ये बात मान लीजिए कि यदि ये लेक्चर लंबा है तो इसके बाद वाले जितने भी लेक्चर होंगे वो सब बड़े बड़े होंगे, 1-1 घंटे के तो होंगे ही, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए रखते हैं इतना ही, और जो भी दोस्त आपका तैयारी कर रहा है उन सभी को वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए और सुझाव देना ना भूलें, ठीक है। सुझाव, आपका सुझाव अति आवश्यक है कि सर ये काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।